हेलो बच्चों। तो बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट, क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट। ठीक है ना बेटा? क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा। इसमें आप लोग एक बात देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली हम जब चार्ज जब रेस्ट पे होगा, हम बेटा इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना? समझ रहे हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, इलेक्ट्रो मतलब आप मान लीजिए चार्ज की बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप मानिए। स्टैटिक मतलब बेटा, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो जब चार्ज रेस्ट पे हो, तब जो आप पढ़ेंगे बेटा, तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कह रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, पहले तो चार्ज क्या है। चार्ज जो है, चार्ज आप कह सकते हैं, चार्ज किसी भी सब्सटेंस का, किसी बॉडी का, किसी एटम का वो चीज है जिसकी वजह से उस बॉडी में आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है? ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बेटा तब आता है जब चार्ज क्या हो? मोशन में हो। आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने बेटा, कि जहां पे चार्ज मोशन में है, तो चार्ज में मोशन आने की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ और उससे क्या हुआ बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी या वो चीज है जिसकी वजह से वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट कोई करंट या कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है? तो अब कैसे, कब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और कब आप मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चार्ज करेगा एक्सपीरियंस, तो आप देखेंगे, अगर मैंने क्या कहा, चार्ज की वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब कि चार्ज क्या है? स्टैटिक। चार्ज स्टैटिक। और पूरे चैप्टर 1 में, आपके क्लास 12th के पूरे चैप्टर 1 में जो चार्ज है वो रुका हुआ है, वो स्टैटिक है। और जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उस चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसको हम जान जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अभी आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी, अभी आप ऐसे याद कर लेंगे, समझ लेंगे कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर चार्ज मोशन में है, इसका मतलब और वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, अगर चार्ज मोशन में है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप बोलते हैं बेटा, तब आप बोलते हैं कि जो चार्ज है वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी आपने क्या कहा? कोई चार्ज अगर मोशन में है तो करंट आएगा उसकी वजह से, है ना बेटा? ये पढ़ा हुआ अपन लोगों ने, फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब करंट आएगा तो कोई भी करंट कैरिंग बॉडी क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये बातें आपने पढ़ी हैं, आप ये बातें जानते हैं। ठीक है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। पर अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में बेटा क्या होगा? तो यूनिफॉर्म मोशन अगर चार्ज में नहीं है तो हम बोलेंगे कि बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो अपन ने क्या देखा बेटा? अगर चार्ज की वेलोसिटी जीरो है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही बेटा, और वो साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करेगा। और ये चैप्टर हमारे पास अलग चैप्टर खुद ब खुद है, ईएम वेव्स, हम वहां समझ लेंगे, वहां जान लेंगे। अभी आप लोग बस इतनी बात जान लीजिए। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, हमको ये देखना है। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। हाँ, तो चार्ज जो है वो स्केलर है, सॉरी बेटा, चार्ज क्या है, स्केलर। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, मतलब डायरेक्शन कोई ऐसी फिक्स नहीं है चार्ज की, तो चार्ज क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, ये तो हम पहले से जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। चार्ज ट्रांसफरेबल है, मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि चार्ज को कैसे शिफ्ट करते हैं, चार्ज कैसे लेके आते हैं दूसरी बॉडी पे। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विद मास, चार्ज मास के साथ हमेशा एसोसिएट होता है बेटा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विद मास, ऐसा नहीं है कि अगर चार्ज होगा मास नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विद मास। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर इट्स स्पीड। देखो मास तो हम जब बहुत छोटे पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो जो मास होता है वो तो बदल जाता है, पर चार्ज कभी भी नहीं बदलता। चार्ज मूविंग, कोई अगर चार्ज मूव कर रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से, तो उसका मास ज्यादा होता है, और जो फॉर्मूला है मास के लिए वो ये वाला है। ठीक है, चार्ज कितनी भी स्पीड से ले जाओ, चार्ज तो सेम रहेगा और उसका मास बदल सकता है। ठीक है, और मास कैसे बदलेगा, m इक्वल्स टू एम नॉट, जितना ज्यादा आप क्या कहेंगे इसकी स्पीड है, उतना ज्यादा उसमें मास भी हो जाएगा। चार्ज कंजर्व्ड है, ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बेटा मतलब क्या है चार्ज क्वांटाइज्ड का। चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब बच्चे ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप ये जानते हैं कि जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब कि ऐसा होगा कि जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1.2 ई चार्ज हो जाए, 1.5 ई चार्ज है, 5 ई चार्ज हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 4 ई हो सकता है। मतलब ई का हमेशा मल्टीपल, ई का हमेशा मल्टीपल जो होगा वो एक इंटीजर हो बेटा। क्या हो, हमेशा एक इंटीजर हो। देखिए जैसे कैसे, देखो ये नॉट पॉसिबल है, ये क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों, √3e, √3 इज नॉट इंटीजर। तो अगर √3e कुलाम्ब कह रहा हूं, अच्छा कुलाम्ब क्या है, हम जानते हैं कि चार्ज की जो एसआई यूनिट है, जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो कुलाम्ब है बेटा। चार्ज की एसआई यूनिट कुलाम्ब है, और चार्ज हमेशा ई का क्या होता है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मेरे को दिख पा रहा है कि √3e, मतलब कि ना तो ये 1 है ना 2 है, ये कुछ 1.73 होता है ना बेटा, तो 1.73 है, तो ई का इंटीजर मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये चार्ज कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 48, अब बेटा देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 10 की पावर -19 कोलम्ब चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 10 की पावर -19 कोलम्ब चार्ज होता है। बेटा मुझको ये देखना है, मुझे देखना है कि मैंने यहाँ ये जो n है, ये n हमेशा इंटीजर आना चाहिए। n बेटा क्या बनना चाहिए, इंटीजर।
n बनना चाहिए इंटीजर। देखते हैं बेटा, ये जो वैल्यू है, ये जो q है, मेरे पास q दे रखा है 48 इंटू 10 की पावर -19, है ना बेटा, ये दे रखा मुझे, दिया हुआ है चार्ज, है ना। और हमने ये कहा कि चार्ज को आप लिखते हैं n इंटू ई, n इंटू ई, 48 इंटू 10 की पावर -19। बेटा n क्या होगा, n तो बच्चे निकालेंगे, है ना, और n क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए n। अब e की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.6 10 की पावर -19 इंटू 48 इंटू 10 की पावर -19। देखो बेटा, इससे कैंसिल हुआ, तो यहां से 48 डिवाइड बाई 1.6, ये हटा तो ऊपर 0 आ गया, ये कितना आ गया, 30 आ गया। बेटा n एक इंटीजर आ रहा है, और अगर n इंटीजर है तो मतलब जो e है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इसीलिए ये जो है बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बेटा इसकी बात कर लेते हैं अब, है ना। अगेन मेरे पास q कितना है बेटा, 3.2 10 की पावर -2, तो यहां से ये q कितना होता है बेटा, n ही होता है, n। बेटा e की कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये पूरा किसके इक्वल है बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर -2, यहां से n कितना होगा बेटा, 3.2 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर -19। बेटा इससे ये गया, इससे ये गया, कैंसिल किया, तो ये 2, ये ऊपर जाके ऐड हुआ, ये हो गया 10 की पावर 17। तो बेटा Q कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 17। ये भी बच्चे, ये भी एक इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। बेटा ये आपको दे रखा है 1 कूलम्ब, ये बिल्कुल पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज 1 कूलम्ब, क्यू कितना है, 1 कूलम्ब, तो यहां से आप देखेंगे जो ये आएगा, ये कुछ 6.25 कुछ आ जाएगा, ठीक है। सबको कहानी पल्ले पड़ी। तो बेटा क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसके बेसिस पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू मेक इट 3.2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड, है ना बेटा। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 3.2 कूलम्ब चार्ज बनेगा, बेटा बड़ा सिंपल है बच्चे। तो 3.2 कूलम्ब चार्ज चाहिए जो कि Q है, और जो Q है वो किसके इक्वल है, Ne के इक्वल है। हम जानते हैं कि 3.2, यहाँ पे हमको n निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10 की पावर -19 चार्ज होता है बेटा। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 3.2 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आएगा, ये 19 ऊपर गया, तो बेटा ये 3.2 10 की पावर 19 डिवाइड बाय 1.6 हो गया। बेटा इससे कैंसिल, तो कितना हुआ, 2 इंटू 10 की पावर 19। तो 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद, 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इतना क्या होगा बेटा, चार्ज 3.2 कूलम्ब चार्ज बन जाएगा, ठीक है। बेटा एक बात ध्यान रखनी बच्चे, जैसा कि बोर्ड्स में भी आप देख रहे हैं बेटा कि जो बोर्ड्स के जो पेपर हैं पिछले 2-3 साल से फिजिक्स के, आप देखिए उसमें थ्योरम्स और उसमें जो प्रूफ वगैरह हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं बेटा, बहुत ही कम डेफिनेशन प्रूफ तो बहुत कम आ रहे हैं। पेपर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, 10 से 12 नंबर आप देख लीजिए तो वो आपको डेरिवेशन वगैरह वगैरह दिखेंगी। मेनली आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल्स ये सब मिलने वाले हैं पेपर के अंदर में। तो बिल्कुल ही मिसगाइड नहीं होना है कि आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ लें और सोचें मुझे फिजिक्स आ गई है क्वेश्चंस कर लेंगे, बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। इस साल का जो पेपर आया बेटा वो बहुत ही भयंकर आया है। उस पेपर को देखते हुए ही हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करें और अच्छा खासा थॉट डेवलप कर लें फिजिक्स के लिए,
ताकि जो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आप उसे बना पाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बेटा, अ न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट्स। बेटा एक बॉडी ने इतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए इन अ स्पेस, किसी प्रोसेस के अंदर में, तो कितना चार्ज आएगा, तो कितना चार्ज आएगा। तो बेटा देखो ना, Q कितना होता है बेटा, Ne, आपको N क्या दे दिया बेटा, 10 टू दी पावर 20 दे दिया। तो जो यहाँ पे चार्ज आएगा वो क्या आएगा, 10 की पावर 20। बेटा E क्या है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जो Q की वैल्यू है वो 10 हो गया बेटा, इंटू 1.6, इसका मतलब कि 16 कूलम। जो चार्ज है बेटा वो कितना है, 16 कूलम चार्ज है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, बॉडी को चार्ज करने के अब कुछ मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बेटा इसमें अच्छा इसमें एक मेथड बेटा लिखा नहीं हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बेटा ये मेथड भी है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये भी एक मेथड है। तो पहले इन दो को पढ़ लेते हैं, फिर इसको जान लेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बेटा इंडक्शन, जैसा कि हम जानते हैं इंडक्शन क्या होता है कि किसी एक की वजह से दूसरे में चार्ज इंड्यूस हो जाना, किसी एक की वजह से दूसरे में चार्ज इंड्यूस हो जाना। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसे मान लीजिए एक चार्ज्ड बॉडी थी, ये एक चार्ज्ड बॉडी, और ये एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास में लाई गई। बेटा जो ये चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और अगर ये इस अनचार्ज्ड बॉडी पे लेके आई, बेटा अनचार्ज का मतलब क्या है, अनचार्ज का मतलब है कि उसके अंदर स्टार्टिंग में अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर संख्या में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में है, तो हमने बोला कि वो न्यूट्रल है, उसमें भी कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे ही हम इसको इसमें पास में लेके आए, बेटा इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा वो सब इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके एक तरफ को आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि प्लस यहाँ पे चला गया है, आप खुद सोचे, मान लीजिए प्लस माइनस, अब प्लस का सेंटर पे है, अब एटम तो बेटा बहुत सारे हैं, बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम है, हर एटम के बीच में प्लस 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 चार्ज है, उनकी बाउंड्री पे माइनस 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 चार्ज है। आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो खींच के इस तरफ को आ गए। ठीक है ना, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो उस प्लस ने खींचा किसको, माइनस को खींच लिया, माइनस खींचा, तो जब माइनस सारे सारे आए तो प्लस को रिपेल किया, तो इस तरफ को क्या हुआ, सारा प्लस माइनस जमा हो गया, इस तरफ को पूरा प्लस जमा हो गया। बेटा फिर इसको हमने अर्थ किया, और अर्थ करके यहाँ का जितना पॉजिटिव चार्ज था उसे हमने अर्थ में डाल दिया, और क्योंकि अर्थ बेटा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज को होल्ड मार सकता है, ठीक है ना, यहाँ हमने चार्ज डाल दिया, अर्थ कर दिया चार्ज को, और बेटा अब ये जो पूरी बॉडी थी ये क्या हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज। क्या हो चुकी है बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। ऐसा कैसे बेटा, जैसे इसको मैंने हटाया, अब इसको हटा दिया मैंने अर्थ से, तो अब ये चार्जेस हैं, तो बेटा ये क्या करेंगे, मैक्सिमम एरिया में फैलना चाहेंगे। क्यों, बिकॉज रिपेल मारेंगे ना बेटा, तो रिपेल मार के अपने बीच का रिपल्शन कम से कम करना चाहेंगे। जब रिपल्शन कम से कम करना चाहेंगे तो मैक्सिमम एरिया में फैल जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, पूरे उसमें चार्ज क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहीं एक जगह क्लस्टर नहीं बना। ठीक है, समझ गए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ये इस बॉडी में चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे इस, यहां पे चार्ज क्या है बेटा, इंड्यूस्ड हुआ है, तो यहां पे क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज की वजह से इंड्यूस्ड हुआ। अगली बात बेटा ध्यान रखना, ये जो चार्ज आएगा वो ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज से कम आएगा या इसके बराबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो प्लस चार्ज है इस चार्ज से या तो कम आएगा या फिर इसके बराबर आएगा। ठीक है बेटा, हाँ। अब हम बात करते हैं चार्जेस बाय कंडक्शन। चार्जेस बाय कंडक्शन, ये एक बॉडी थी जो पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये एक बॉडी जो कि पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमने कनेक्ट करी दूसरी न्यूट्रल बॉडी से, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमने कनेक्ट करी दूसरी न्यूट्रल बॉडी से।
अब बिफोर कनेक्शन इसमें चार्ज Q1 मान लो, Q2 कुछ है, मतलब Q2 जीरो है यहाँ पे, है ना, Q2 कितना है, जीरो है, यहाँ पे Q1 है। अब जैसे मैंने कनेक्ट करा तो यहां से चार्ज इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ये कोई इस कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसकी वजह से चार्ज यहां से फ्लो होता हुआ यहां पहुंच गया। अगर चार्ज यहां से फ्लो होता हुआ यहां पहुंच गया तो हमने कहा यार ठीक है भाई, एक काम करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज है अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ? चार्ज बेटा पहले था इसमें स्मॉल Q1, इसमें था स्मॉल Q2, इसमें कैपिटल Q1, इसमें कैपिटल Q2। जब बेटा इससे इसमें चार्ज ट्रांसफर हो गया तो बच्चे हमने से क्या कहा, हमने कहा चार्ज जो हो गया बाय कंडक्शन ट्रांसफर हो गया इससे इसमें, ठीक है। चलिए, अब चार्ज ट्रांसफर हो गया इससे इसमें, तो अब अपन क्या बोलेंगे, ये जो चार्ज जो इसमें ट्रांसफर होगा, जो चार्ज ट्रांसफर होगा उस चार्ज का जो रेशियो होगा ना बेटा, वो इन दोनों बॉडी के रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। तो कहता है वेन एवर चार्ज बॉडी ऑफ कंडक्टर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अदर चार्ज अ कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर अंटिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। बेटा ये ध्यान रखिएगा, दोनों के पोटेंशियल इक्वल होने चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा? जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम बन जाएगा। जब दोनों एंड का पोटेंशियल सेम बन जाएगा तो हम बोलेंगे उसके बीच में जो चार्ज है अब वो शेयर होना बंद हो गया, ठीक है। और जो चार्ज शेयर होगा उसका रेशियो कुछ इनके रेडियस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक बेटा जी। और यहां आपने देखा एक चार्ज बाय फ्रिक्शन कि अगर आप दो बॉडीज को रब करें, आप अगर दो बॉडीज को रब करें तो रब करने के बाद जो दो बॉडीज है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक। देखिए यहां पे क्या है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन द टू स्फीयर्स व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। लो बेटा, अब तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन किसके आधार पे आ गया आपके पास, चार्ज बाय कंडक्शन के आधार पे। चार्ज बाय कंडक्शन के आधार पे आप पे ये क्वेश्चन आ गया है बेटा, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी देखा टोटल जो चार्ज दोनों पे है, जो टोटल चार्ज दोनों में है वो है 60 माइनस 100, इसका मतलब कि -40 कोलम्ब चार्ज जो है वो दोनों में है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, मिला के चार्ज इतना है ना, टोटल चार्ज तो इतना है। अब वो कहता है कि सर अभी आपने बताया कि Q1 बाई Q2 जो चार्ज का रेशियो है वो इनके मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 आएगा, यहाँ पे चार्ज Q2 आएगा, तो जो जो चार्ज का रेशियो है वो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे वो 2/3 है, क्योंकि वो रेडियस के रेशियो के इक्वल क्या था, आया था। अब यहां पे हमने कहा कि ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ये कुछ k के इक्वल, या चलो ऐसा हो गया, तो अगर ये क्वांटिटी कुछ, तो मैं मान सकता हूं कि Q1 आपके पास में 2x मान लो और Q2 आपके पास में 3x मान लो, यहां वैल्यू पुट कर दो, तो 2x प्लस 3x इक्वल्स कितना बेटा, -40। तो 5x इक्वल्स टू -40, बेटा x कितना आ गया, -8। अब अगर x -8 आया है तो Q1 होगा -16 कोलम्ब और Q2 होगा -24 कोलम्ब। तो इसके अंदर इसमें चार्ज -16 कोलम्ब आ गया और इसमें चार्ज -24 कोलम्ब आ गया। क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है। क्या था ये, कंडक्शन मेथड से था, ठीक है। अब कोलम्ब्स लॉ देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशन में आपने देखा था कि जो दो मासेस थे, उन दोनों मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं वहां पे हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की।
अब अगर दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं और दो चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन है। अगर चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो उसमें फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, उनके बीच में रिपल्शन है। तो मैं एक बात समझ गया कि यार इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में हम ये देखने वाले हैं कि जो फोर्सेस हैं वो आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, या तो फोर्स रिपल्सिव हो सकते हैं या फोर्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, या तो फोर्स रिपल्सिव होंगे या फोर्स अट्रैक्टिव होंगे। अब अगर फोर्स रिपल्सिव अट्रैक्टिव है तो बात करते हैं, तो इंटरेक्शन बोला उसने बेटा, इंटरेक्शन। अब वो कुछ भी, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them। तो बेटा मैं यहां से कह सकता हूं कि जो F है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2। फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं, ठीक है बेटा, मान लीजिए दो चार्जेस हैं, ठीक है। अब अगर दो चार्जेस हैं बेटा, एक चार्ज आपके पास में मान लीजिए Q1 है, एक चार्ज आपके पास में Q2 है, ठीक है। और समझने के लिए जैसे यहां पे मान लीजिए Q1 और यहां मान लीजिए Q2, ये इनको ज्वाइन करती हुई लाइन के अलोंग मैं दूरी ले रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि दूरी ऐसे 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 मान लिया, ऐसा नहीं। इनके बेसिकली जैसे तरह मासेस में था कि सेंटर को ज्वाइन करते हुए लाइन के अलोंग, ऐसे यहां पर भी है। इनको सेंटर ही बोल लो, पर ये खुद ब खुद चार्ज है, बहुत छोटा, सेंटर से बोलते नहीं है। तो इनको ज्वाइन करती हुई लाइन के अलोंग ये बड़ा डिस्टेंस मैंने r मान लिया। ये चार्ज Q1 और चार्ज Q2 है। समझो अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव होता, अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते। अब ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो इस पे फोर्स यहां को लगा, इस पे फोर्स यहां को लगा। बेटा एक मिनट, एक जरा कॉल पिक कर लेता हूं। हाँ बेटा, तो सॉरी कॉल आ गया था बीच में। तो हम बात करते हैं बेटा कि Q1 Q2 ये जो दो पॉजिटिव चार्जेस थे, मैंने कहा यार ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ठीक है, हमने बोला भाई इस तरफ को इसे रिपेल कर रहा है और फोर्स लग रहा है 2 पे ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इससे इस पे लग रहा है फोर्स, मैं कहा यहां को फोर्स लग गया, मैंने बोला लग गया ये F12। इसका मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अब मैंने अगर पॉजिटिव लिया तो बेटा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो रिपल्सिव फोर्स है बेटा, ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, ठीक है। जो दो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक बेटा, समझे? बहुत बढ़िया। अब यहां पे जैसे इनको मैंने कंबाइंड करा, मैंने कहा यार जैसे बेटा आप उसमें पढ़ा था आपने 11th में, सेम वैसी तो है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो इसका मतलब F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे,
कोलम्ब्स लॉ। ये हमारे पास क्या है? कोलम्ब्स लॉ। ठीक है ना? सब बच्चे बात समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो अपन ने देखा कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। बेटा ये आपके पास क्या आ गया? कोलम्ब्स लॉ आ गया। मैं कहता हूं यार जो ये फोर्स है ये तो न्यूटन में है, ये तो फोर्स है न्यूटन में, जो चार्ज है कैसे बेटा? कोलम्ब में। तो ये जो k की वैल्यू है ना बेटा, जो k है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2। तो इसका मतलब जो ऐसा यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है k की, वो बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर Q1 Q2 बेटा पर कोलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। ठीक है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब का स्क्वायर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। आई होप आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते थे, डायमेंशन निकाल सकते हो। मैं बता देता हूं, जो Q है वो होता है IT, मतलब आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10th के अंदर में कि करंट इज चार्ज बाय टाइम, है ना? अब चाहे तो करंट को I से लिख लो, चाहे करंट को लिख लो एम्पियर से, आपकी मर्जी है। जैसे कुछ में दिया होगा, कहीं कहीं पे इसका डायमेंशन के लिए A यूज किया होता है, कहीं कहीं पे डायमेंशन के लिए I यूज किया होता है। तो अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने कहा कि Q की वैल्यू जो हो गई A इंटू टी। क्या हो गई बेटा? A इंटू टी। डायमेंशन लिख रहा हूं बेटा, डायमेंशन क्यों हो गए? A इंटू टी। अब ये जो डायमेंशन है न्यूटन, बेटा न्यूटन में सबको पता ही है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज MLT माइनस 2। क्या लिखेंगे? MLT माइनस 2 मीटर स्क्वायर L2 डिवाइड बाय कोलम्ब का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर और बेटा कोलम्ब चार्ज है ना, AT अभी लिखा ना मैंने, A का स्क्वायर T का स्क्वायर। बेटा से ऊपर ले जाओ, ये हो गया M, यहां पे तो बेटा L3, यहाँ पे T माइनस 2, ये T ऊपर गया तो T माइनस 4, ये ऊपर गया तो A माइनस 2। बेटा ये क्या आ गई? K की डायमेंशन। ठीक बेटा, एक बार देख लो, समझ लो बेटा। इसके बाद अब आपने देख लिया, इसकी डायमेंशन तो देख लिया आप लोगों ने। अब जो K की वैल्यू है बेटा, K को आप लिखते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। बेटा एप्सिलॉन नॉट तभी आता है, तब आता है जब इसे हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या हो? वैक्यूम हो या फिर एयर हो। जब क्या बेटा? सिर्फ वैक्यूम हो या फिर एयर हो, तभी यह आता है। अब इसका मतलब यहां बोलेंगे परमिटिविटी। बेटा क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या तो कुछ ऐसा बोल लो या आप इसे वैक्यूम बोल लो। ठीक है बेटा, अगर कोई मीडियम है तो यहां पे जो K की वैल्यू होती है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना होके एप्सिलॉन बन जाती है, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जहां पे ये जो एप्सिलॉन आर है इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा क्या बोलते हैं इसे हम लोग? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब देखिए, मैं अगर देखूं इसको, मैं कुछ K1 मान लूं, इसको मैं कुछ K2 मान लूं, तो अगर मैं इन K1 और K2 को डिवाइड करूं तो यार 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर,
तो बच्चे K1 बाई K2, ये एप्सिलॉन आर ऊपर गया, ये आपके पास बचा। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन आर है, कहीं कहीं पे इसको बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बेटा, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या बन जाएगा बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, क्लियर। एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी बेटा, जो कूलॉम्स लॉ है, आप देखिए मैंने क्या लिखवाया था कूलॉम्स लॉ के अंदर में, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने पहले कहा था कि जैसे आप मासेस के बारे में बात करते थे कि सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करती लाइन के अलॉन्ग होता है, पर अब तो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं बेटा, क्या होता है, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। तो कूलॉम्स लॉ में, जो कूलॉम्स लॉ है वो ओनली होल्ड फॉर पॉइंट साइज चार्ज। अब ऐसा क्यों होता है ना, देखिए मान लीजिए कि बड़ा स्फेयर है और ये भी एक बड़ा स्फेयर है और दोनों चार्ज स्फेयर है। ठीक है भैया, दोनों पे चार्ज था। अब क्या हो पुत्र, जैसे हम इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे, जैसे कांटेक्ट में लेके आएंगे, पास लेके आएंगे, या फिर इसको जब हम फोर्स निकाल रहे होंगे, तो इनके रिपल्शन के कारण आप देखेंगे कि जो ये चार्ज है ये कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ये चार्ज है कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज कुछ इस तरफ को होगा। क्यों, रिपल्शन की वजह से जो चार्ज है वो पीछे को फैल जाएंगे। जब चार्ज पीछे को फैल जाएंगे तो इनका जो सेंटर है लाइन को ज्वाइन करता हुआ, जो इस पूरे चार्ज का सेंटर है वो बदल गया। जब भाई चार्ज पूरी बॉडी पे फैला हुआ था तो सेंटर अलग था, है ना। अब जब चार्ज कोने कोने में हो गया तो बेटा फिर सेंटर क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो कूलॉम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करता है, कूलॉम्स लॉ ओनली होल्ड फॉर पॉइंट साइज चार्ज। इसका बेटा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट साइज चार्ज के लिए ही कूलॉम्स लॉ होल्ड करता है, वरना कूलॉम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। ठीक बेटा, सब बच्चे बात समझे। हाँ देखिए, हमने बेटा बहुत ध्यान रखा है इस बार क्वेश्चंस का, हमें क्वेश्चंस बहुत करने हैं। आप देखेंगे क्वेश्चंस क्यों करने हैं ना, तो पहले कह दिया कि थ्योरी बेटा बहुत कम से कम आने लग गई है, बोर्ड्स तक में भी। तो इस चैप्टर को या पूरी क्लास 12 को हम सीबीएसई से लेते हुए पूरा नीट जेई तक पढ़ लेंगे। और ये क्लास 12 के जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये सीरीज बेस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे, हम सब कुछ बातें करेंगे, सारा प्रूफ देखेंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हमने बेटा अभी तक कूलॉम्स को देखा, तो अब हम कूलॉम्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए बेटा, कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन, स्टेटमेंट है बेटा, बहुत ही स्टेटमेंट है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग चार्ज। देखो मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में दूरी कुछ मान लीजिए R1 है, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा बेटा, लगेगा K Q1 Q2 बाय R1 का स्क्वायर लगेगा बेटा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के तहत लग जाएगा ये रूल, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैंने कहा एक चार्ज Q3 लेके आए और वो Q3 भी इस पे फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव, समझने के लिए मान लीजिए पॉजिटिव है, तो जिसकी वजह से ये भी रिपल्सिव फोर्स है, ये भी रिपल्सिव फोर्स है। तो यहाँ पे दूरी कुछ R2 है, तो उस पर लग गया कितना फोर्स, कुछ F2, यहाँ पे मान लिया F1, K Q2 Q3 बाय R2 का स्क्वायर। अब बेटा स्टेटमेंट का मतलब यह है कि यहां पे वो कह रहा है कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो है ऑन Q2 बेटा वो तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो नेट फोर्स Q2 पे था वो तो बेटा इंक्रीज हो गया। कैसे,
इससे भी फोर्स लग रहा है, इससे फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स तो Q2 पे इंक्रीज हो गया। पर दो के बीच में जो फोर्स था वो तो बेटा अभी भी कितना है, के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स था वो अभी भी सेम है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा किसी तीसरे चार्ज के आने से। समझे? ठीक है, ये मतलब इसका स्टेटमेंट का मतलब है। ठीक, अब कुछ बातें बेटा से मैं साथ में ऐड कर लेता हूं, क्या पता कुछ पूछ ले ऐसा। मान लीजिए एक चार्ज Q1 था, मान लीजिए एक चार्ज Q2 था, आपने इसको एक सिस्टम मान लिया। मान लीजिए इस पे एक फोर्स यहां को लग रहा है, इस पे एक फोर्स यहां को लग रहा है। तो बेटा जी इसके ये जो है ना, इसको सिस्टम अपने माना, तो मैं कह सकता हूं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बेटा इसका जो मोमेंटम है बेटा वो कंजर्व्ड है। मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। दूसरी बात, इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इस पे कोई टॉर्क भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो फोर्स हो रहा है बेटा वो फोर्स तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं। जब फोर्स पॉइंट से पास करे तो नेट टॉर्क जीरो आता है उसके तहत, और बाहर से कोई टॉर्क है नहीं। तो अगर टॉर्क इस पे जीरो है तो हम यहां बोलेंगे इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है पुत्र, इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चे वो भी क्या है? कंजर्व्ड है। मोमेंटम भी कंजर्व्ड है और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। ये बातें कुछ मैंने ऐड कर दी, आपको कभी कुछ पूछ ले एमसीक्यू में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फेयर्स। बेटा एक स्फेयर आपने माना ए है, बेटा एक आपने माना स्फेयर बी है। दो स्फेयर हैं, दोनों पे सेम चार्ज है। बेटा मान लो चार्ज इस पे भी क्यू है, इस पे भी चार्ज कितना है बेटा? क्यू। अब एक थर्ड स्फेयर है, अच्छा दूरी इनके बीच में है आर। एक थर्ड स्फेयर सी है बेटा, उस सी को पहले हम कांटेक्ट में लेके आए ए के साथ, तो ठीक है। अब अगर ए यहां पे है, सी यहां पे है, ए पे चार्ज क्यू था, सी पे चार्ज जीरो था। अब मैंने जब इसको इसके कांटेक्ट पे लाया, दोनों आइडेंटिकल हैं बेटा। मैंने क्या करा, जो चार्ज है वो जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके रेडियस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, सॉरी रेडियस के रेशियो के इक्वल। अब यार इस पे चार्ज, ये तो आइडेंटिकल है। अगर ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब इस पे और इस पे बराबर चार्ज आ जाएगा, तो Q/2 चार्ज इस पे आ जाएगा और Q/2 चार्ज इस पे आ जाएगा। अब ये C जो था बेटा बाय कंडक्शन है ना, सॉरी इंडक्शन। अब क्या हुआ, ये जो C चार्ज है, ये C जो ये C स्फीयर है, ये Q/2 चार्ज लेके B के पास गया। लो यहां B आ गया। B पे चार्ज Q था, B पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज Q/2 था। तो अगेन आइडेंटिकल है तो दोनों में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल इक्वल हो जाएगा। कहेंगे भाई जो दोनों का सम है ना उसका हाफ कर दो, दोनों के सम का हाफ कर दो, तो 3Q/4 आएगा। क्या आएगा बेटा? 3Q/4। तो 3Q/4 चार्ज ही नया चार्ज किसके पास हो चुका है? सी के पास। और 3Q/4 चार्ज ही किसका हो गया बेटा? बी के पास। अब सवाल में कहता है आपसे कि अब ए और बी के बीच में कितना फोर्स आपको बताना है, ठीक है ना। अब कितना फोर्स बताना है, तो कहेंगे यार ए पे तो चार्ज कितना है, फोर्स क्या था बेटा? एफ डैश मान लेते हैं नया फोर्स। बेटा के तो सेम रहेगा, मीडियम में कोई बदलाव है नहीं, के तो सेम रहेगा। के Q1 Q2, बेटा Q1 कितना हो गया? ए पे चार्ज हो चुका है Q/2, बी पे चार्ज हो गया है 3Q/4। अभी सर आपने कहा था कि शेयर में अप्लाई नहीं होता, हाँ भाई अप्लाई नहीं होता, मुझे पता है। यहां जो वैल्यू आने वाली है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी इनके बीच की फोर्स की, है ना, हम जानते हैं जो कैलकुलेट होगा वो एग्जैक्ट नहीं है। पर सवाल करके हम लगा रहे हैं, वो थ्योरी थी, वो कॉन्सेप्ट था कि हाँ भाई सटीकली कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता किसी एक चार्ज्ड स्फीयर टाइप की बॉडी में, ठीक है ना। अब देखिए बेटा ये कितना हो गया? आर का स्क्वायर, यहां पे एफ डैश के Q इंटू 3Q का स्क्वायर। बेटा कितना हो गया? 8। बेटा यहाँ पे कितना हो गया? आर का स्क्वायर।
ये हो गया Q इंटू के इंटू क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर इंटू 3/8। अब बेटा ये फोर्स तब था जब दोनों पे चार्ज क्यू क्यू था। तो इसका मतलब जो नया फोर्स आया वो पुराने फोर्स का 3/8 टाइम्स हो चुका था। जो नया फोर्स आया वो पुराने फोर्स का 3/8 टाइम्स हो चुका है। ठीक है बेटा, तो कोलाम्स लॉ हम समझ लिया है। अब कल क्लास में हम इसके और अच्छे क्वेश्चन करेंगे कोलाम्स लॉ के। अभी के लिए इतना देखते हैं, बस इसे याद करें, समझें और रिवाइज करें, नोट्स बनाएं प्रॉपर।